नमस्कार, जेएच एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज नया साल है, 1 जनवरी है और नए साल की शुरुआत हो रही है। तो आइए हम लोग जो पिछले साल जो घटनाएँ हुई हैं, उन घटनाओं को बात करें। आपके साथ बहुत सारी ऐसे सुखद यादें होंगी जिसको लेकर के आप 2023 में प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यादें होंगी जिसे आप नहीं याद करना चाहेंगे। लेकिन एज़ ए सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स के रूप में अगर देखें तो 2022 को अभी आपको याद रखना है और ख़ास करके जो 2023 में जितनी भी परीक्षाएँ होने वाली है, जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2022 की जो जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, न्यूज़ है, उनको आपको याद रखना है। आपके सामने बात करें तो कौन-कौन से प्रमुख एग्ज़ाम हैं जिनको हम लोग टारगेट करने वाले हैं। तो आपको बता दूँ, पहले तो आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएँ दे दूँ नए साल की। और आगे जो 2022 का ये सीरीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग वार्षिकांक करने जा रहे हैं। वार्षिकांक का मतलब होगा कि हम लोग 2022 के जितने भी न्यूज़ है, उसको एक सीरीज़ के रूप में लेंगे और आज हम लोग जनवरी से शुरू करेंगे। लेक्चर 1 आप अगर इसको फ्यूचर में आप सीरीज़ के रूप में देखेंगे, लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 12 तक, तो 2012-22 का टोटल आपको यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है? तो इसमें टारगेट क्या-क्या होगा हमारे एग्ज़ाम का, जैसा कि आपको जेएच एजुकेशन के इस पे आपको दिख रहा होगा, ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईएएस और पीसीएस। तो आईएएस कहने का मतलब है कि 2023 में जो आईएएस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी हमें कम से कम 1 साल का करंट अफ़ेयर्स चाहिए। 2023 में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम फ़रवरी में होने वाली है, जो संभावित है एग्ज़ाम, उसमें भी हमें 2022 के न्यूज़ चाहिए, पूरे के पूरे न्यूज़ चाहिए। और जो मई और जून में आमतौर पर जून में इस बार उम्मीद है, जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने जा रही है, उसके लिए उन तीनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये आपका वीकली सेशन होगा, ये संडे टू संडे चलेगी और इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 1 महीने के लगभग पूरे न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो जनवरी 2023 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। हमारे पास पूरे 1 साल यानी 2022 के जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का न्यूज़ है। उन न्यूज़ को हमें एनालिसिस करनी है। उन न्यूज़ पे बनने वाले जो बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको हमें देखना है कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनते हैं और क्या उनका सॉल्यूशन है। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब हम लोग ऑब्जेक्टिव को करेंगे तो उसके साथ-साथ उसके एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें याद भी हो जाए, समझ में भी आ जाए और आगे अगर एग्ज़ाम में उस इन्फॉर्मेशन से और भी अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तो उसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट न्यूज़ हम लोग लेते हैं, फर्स्ट न्यूज़ हमारे सामने है, वो है, देखिए, तो पहले न्यूज़ से पहले एक मोटिवेशन, चूँकि जनवरी महीने में आपको पता होगा कि भारत के महान विभूति स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस जनवरी में होता है, तो हम लोग हर महीने के एग्जाम में हर महीने के करंट अफेयर्स में क्या करेंगे, तो हम लोग एक महान विभूति को ले लेंगे जिनका जन्म या जिनका संबंध किसी न किसी तरह से उस मंथ के न्यूज से होगा। तो इस मंथ में जनवरी में इनका बर्थडे भी है, तो सबसे पहले हम लोग उनको याद करते हैं। विवेकानंद वैसे तो बात करें तो युवाओं के लिए प्रेरणा रहे हैं, उनके बहुत सारे थॉट्स, उनके विचार, पूरा का पूरा उनका जो जीवन ही है वो युवाओं के लिए आदर्श है। लेकिन पूरी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जा सकती है। यहाँ पे हम लोगों ने उनका एक थॉट लिया है कि ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ हमारे अंदर है। यानी कि एक व्यक्ति के क्षमता का हम लोग आकलन नहीं कर सकते हैं कि वो कितना असीमित क्षमता है। यह हम ही है जिन्हें अपनी आँखों के सामने हाथ रखा है, अपनी आँखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा कि अंधेरा है। तो कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति की क्षमता अनंत है, असीम है और व्यक्ति की क्षमता कितनी है और वो क्या कर सकता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति कितनी है, उसके अंदर विल पावर कितना है। तो स्वामी विवेकानंद को फॉलो करते हैं हम लोग, उनको याद करते हैं और आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन ही आशावादी है और आशावादी ये है कि पहला क्वेश्चन ये है कि प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। 4th जनवरी, ऑन 5th जनवरी, ऑन 6th जनवरी, ऑन 7th जनवरी। मतलब विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑन 4th जनवरी। अब देखिए ये आशावादी कैसे प्रश्न है, तो आशावादी प्रश्न ये है कि
लुइस ब्रेल जो जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था, थोड़ा सा मैं उनके बारे में आप लोग को बता दूं, पहले ये जान लीजिए। देखिए आंसर, तो आंसर इनका है 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। और इसे मनाने की जो शुरुआत है वो यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 6 नवंबर 2018 को किया गया था। तो आखिर ये ब्रेल है कौन, मिस्टर ब्रेल कौन है? तो मिस्टर ब्रेल के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं अबाउट मिस्टर ब्रेल। तो इनका जो नाम था, इनका नाम था लुइस ब्रेल, का नाम था लुइस ब्रेल। ये थे कहाँ के? तो ये थे फ्रांस के। और ये आशावादी इसलिए माने जाएंगे क्योंकि जन्म से ये जब पैदा हुए थे तो नेत्रहीन पैदा हुए थे। ठीक है, विजिबिलिटी की बात करें तो ये बिल्कुल इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने एक ऐसे स्क्रिप्ट या एक ऐसे लिपि की रचना की जिसे कॉपी पे जब लिखा जाता है, उसको उकेरा जाता है, तो उसे छू करके, टच करके जाना जा सकता है कि क्या लिखा हुआ है। इससे एक क्रांति आ गई और पूरी दुनिया में उन लोगों के लिए जिनकी आंखें नहीं होती है, वो उस किताब में, जो ब्रेल लिपि में छपी हुई किताबें होती है, उनको आराम से वो स्पर्श करके न सिर्फ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं बल्कि ज्ञान दे भी सकते हैं। तो लुइस ब्रेल एक एजुकेटर के रूप में, लुइस ब्रेल एक इन्वेंटर के रूप में, और खास करके विजुअली जो इम्पेयर्ड लोग हैं यानी कि नेत्रहीन लोगों के लिए एक वरदान साबित हुए। और आज पूरी दुनिया में जो नेत्रहीन है वो पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं और विश्व के लगभग हर क्षेत्र में सफल हो पा रहे हैं। तो लुइस ब्रेल का बहुत बड़ा योगदान है और जनरल असेंबली ने, यूएनओ के जनरल असेंबली ने इन्हीं को डेडिकेट करते हुए इनके जो बर्थडे है 4 जनवरी को मनाने का फैसला किया, वर्ल्ड ब्रेल डे यानी विश्व ब्रेल दिवस के रूप में। तो लुइस ब्रेल कहां से थे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये फ्रेंच इन्वेंटर थे, फ्रेंच एजुकेटर के रूप में फेमस रहे हैं। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा भी क्वेश्चन डे से ही रिलेटेड है, दिवस से ही संबंधित है। और दूसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपको एक चीज बता दूं कि हिंदी दिवस 2 मनाया जाता है वर्ल्ड में। एक जो हिंदी डे होता है वो इंडिया में मनाया जाता है, इसको कहा जाता है हिंदी दिवस, भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे। और दूसरा जो मनाया जाता है वो वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें तो वो मनाया जाता है एवरी ईयर ऑन 10 जनवरी, 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब सवाल है कि 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाने के पीछे जो कारण है, रीजन यह है कि नागपुर में हिंदी दिवस का सम्मेलन हुआ था। और वो हुआ था कब, देख लीजिए, तो वो हुई थी 10 जनवरी 1975 को। नागपुर में पहली बार वर्ल्ड हिंदी समिट यानी विश्व हिंदी सम्मेलन बुलाया गया था 1975 में। उसी दिवस को याद करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा 2006 में यह फैसला किया गया कि हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाएगा। बेसिकली इस दिन क्या किया जाएगा? तो इस दिन हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करके हिंदी को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड हिंदी डे, तो वर्ल्ड हिंदी डे आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। सितंबर वाला जो होता है वो हिंदी दिवस होता है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाती है। और ये जो 10 जनवरी को मनाया जाता है ये मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑन 10 जनवरी एवरी ईयर। आगे उसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, यानी प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आप अभी मैंने जब इंट्रो क्लास मैंने शुरू करी थी तो आप लोगों को यहीं पे मैंने एक इंफॉर्मेशन बताई थी, विश्व युवा दिवस। तो हमारे भारत में युवाओं के जो आदर्श माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? स्वामी विवेकानंद। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है, वो युवा जो बेटा है, वो स्वामी विवेकानंद की तरह बने, आदर्श हो समाज के लिए, समाज को एक दिशा दिखाने वाला हो। तो स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए उन्हीं के बर्थडे को, उन्हीं के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस, ये क्या कहते हैं उनको, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1897 में इनका कोलकाता में जन्म हुआ था। देख लीजिए 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था
और इनको बाद में स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी गई थी। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और इनका एक बहुत ही फेमस स्लोगन है। अगर बात करें तो एक दो इंफॉर्मेशन और जान लेंगे। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनको एक और ऐतिहासिक कारणों से जाना जाता है और वो हिस्टोरिकल एक इवेंट वो है कि वर्ल्ड रिलीजियन एक वो हुआ था, क्या कहते हैं उनको, वर्ल्ड रिलीजियन एक समिट हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था जिसको विश्व धर्म संसद भी कहा जाता है। वो हुई थी शिकागो में, यूएसए के शिकागो में 1893 में। और वहां पे इन्होंने सनातन धर्म के क्या महत्व है, विश्व में उनकी क्या उपयोगिता है और विश्व में क्यों इनको फॉलो किया जाना चाहिए और क्या उनकी क्या क्या प्रमुख विशेषता है, इसको लेकर के उन्होंने एक प्रभावशाली भाषण दिया था और जिनको लेकर के आज भी उनको याद किया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड रिलीजियन पार्लियामेंट जो हुई थी उसमें 1893 में। उसके बाद आने के बाद इन्होंने जो अपने गुरु थे, अपने गुरु के नाम पर इन्होंने अपने जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इनके लिए इनको जाना जाता है, रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। और उसके अलावा जो सब और कई कारणों से फेमस है ये, और उनमें से एक कारण ये भी है कि इन्होंने युवाओं के लिए एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था जो बहुत ही ज्यादा आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं और वो है कि उठो जागो। ठीक है, इन्होंने एक नारा दिया था, उठो जागो और तब तक मत रुको, और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो आज भी युवाओं के लिए आदर्श है, आज भी इनकी एक एक बातें युवाओं को प्रेरित करती है। तो स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड इतने इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी होगा। प्रत्येक साल स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम लोग वर्ल्ड यूथ डे यानी विश्व युवा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को इनका बर्थडे होता है और उसके बाद जाकर के इनसे रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, 1863 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इन्होंने इनके गुरु के नाम पे, अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1893 में वर्ल्ड जो पार्लियामेंट हुआ था, धर्म का रिलीजियन पार्लियामेंट यानी विश्व धर्म संसद हुए थे 1893 में कहाँ पे, शिकागो में, जो वहां पे उन्होंने विश्व को बताया कि सनातन का क्या महत्व है और सनातन की क्या विशेषताएं हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी होगी। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ये है कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2022 का, चूंकि हम लोग न्यूज कर रहे हैं, तो जनवरी 2022 में किन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको इसरो भी कहा जाता है, तो इसरो के चीफ के रूप में किनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, जनवरी 2022 की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, चूंकि आपको पता है कि भारत सरकार की एक राष्ट्रीय स्तर की ये संस्थान है, तो भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और अंतरिक्ष से जो संबंधित मंत्रालय है उसको भी प्रधानमंत्री जी के ही अंदर वो आती है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो के सिवन तो रिटायर हो रहे थे, तो के सिवन की ही जगह पे अपॉइंट किया गया था। तो इसका आंसर होगा सी। और एस सोमनाथ, एस सोमनाथ इससे पहले क्या थे देख लीजिए, तो एस सोमनाथ इससे पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम के चीफ थे। और फिर जाकर के सिवन जी जब रिटायर हुए, के सिवन जी आपको याद होगा इसरो के हेड थे, और इसरो के आपको पता होगा कि जो हम लोगों का मून जो चंद्रयान 2 वाला मिशन था उसमें आप लोगों ने उनकी भावुक तस्वीरें देखी होगी प्रधानमंत्री जी के साथ गला मिलते हुए। ठीक है, तो काफी लोकप्रिय भी हुए थे वो। तो वो रिटायर कर गए और उनकी जगह पे एस सोमनाथ जी को क्या बनाया गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चीफ बनाया गया है। ठीक है, देख लीजिए इनकी तस्वीरें देख लीजिए। एस सोमनाथ बेसिकली कहां से है, तो ये तमिलनाडु से है बेसिकली। आगे नेक्स्ट, साउथ से ही है ये, नेक्स्ट। ठीक है, साउथ के ही है, तमिलनाडु है या नहीं ये ध्यान से थोड़ा स्किप हो रहा है। तो एस सोमनाथ, आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो के चीफ कौन है, तो इसरो के चीफ है एस सोमनाथ।
इसरो के बारे में और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए? तो इसरो के बारे में 2-3 इन्फॉर्मेशन और जानना चाहिए आपको। जैसे इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसके मुख्यालय की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। यानी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद जाकर के बात करें तो इसरो की जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु, बेंगलुरु यानी कर्नाटका। तो इसरो का मुख्यालय भी पूछा जा सकता है। तो हेडक्वार्टर इसके हो जाएंगे कहाँ पे? बेंगलुरु, कर्नाटका में। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी हो जाएगा इसरो से रिलेटेड। तो इसरो के चीफ आपको याद रखने हैं, किनको बनाया गया? एस सोमनाथ को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध रहा है। पंडित बिरजू महाराज वाज एसोसिएटेड विद। तो पंडित बिरजू महाराज अगर आपको याद होगा तो पंडित बिरजू महाराज की मृत्यु हो गई थी जनवरी 2022 में, और इसीलिए ये न्यूज चर्चा में आ गया कि पंडित बिरजू महाराज कौन है। ये भी पूछा जा सकता है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको एक चीज बता दूं कि इनका संबंध एक शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस से है, जिसको कथक कहा जाता है। कथक डांस बेसिकली जो पॉपुलर है अगर इंडिया में बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के क्षेत्र में पॉपुलर रहा है। कथक में बेसिकली होता क्या है, तो जो भगवान कृष्ण होती है उनकी कथाओं को, भगवान कृष्ण जो होते हैं उनकी कथा को डांस के द्वारा, नृत्य के द्वारा एक्सप्रेस्ड किया जाता है। ठीक है, यानी कि नृत्य का प्रदर्शन जब इस हिसाब से किया जाता है, उनकी जो भाव भंगिमा होती है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो एक कहानी बता रहे होते हैं नृत्य के द्वारा, और वो जो कहानी होती है उसका संबंध किससे होता है? ये भगवान कृष्ण से संबंधित होता है। बेसिकली अगर कथक की बात करें तो कथक भारत में के 6 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। भारत में 6 शास्त्रीय नृत्य है, 6 क्लासिकल डांस इंडिया में है, टोटल रिकॉग्नाइज किया गया है। उनमें से बात करें तो उनमें से एक है कथक भी है, एक है कथकली है, एक है भरतनाट्यम है, एक है मोहिनी अट्टम, एक है ओडिशी और एक है मणिपुरी। ये भारत में 6 क्लासिकल डांसेस है और उसी में से एक है कथक। बेसिकली कथक की बात करें तो भगवान कृष्ण से संबंधित है और इसके 2 रूप आपको देखने को मिलता है। शुरुआत में भगवान कृष्ण से संबंधित कथाएं होती थी, बाद में मुगलों ने इनको अपने दरबार में भी स्थान दिया और इसी कथक को जो राजपूत घराना थे, राजपूताना के जो छोटे-छोटे शासक हुआ करते थे, उन्होंने भी स्थान दिया। तो आज के डेट में इसकी 2 शैली देखने को मिलती है और बेसिकली हालांकि पॉपुलर अगर देखें तो 2 पॉपुलर घराना है। घराना का मतलब होता है स्कूल ऑफ डांस। ठीक है, घराना यहाँ पे नृत्य घराना का मतलब होगा कि एक स्कूल ऑफ डांस कहने का मतलब है। तो उसमें 2 बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एक है लखनऊ घराना और एक है जयपुर घराना। उसके अलावा बनारस घराना और रायगढ़ जो कि छत्तीसगढ़ में रायगढ़ घराना भी एक है, हालांकि ये दोनों ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो इसके 4 घराना यानी 4 स्कूल ऑफ डांस आपको देखने को मिलता है। एक को कहते हैं लखनऊ घराना, लखनऊ स्कूल ऑफ डांस, इसी का एक शैली है कथक का। उसके बाद जाकर के एक आपको जयपुर मिलता है जिसमें राजपूताना का प्रभाव होता है। लखनऊ में नवाबों का प्रभाव देखने को मिलता है, मुगलों का प्रभाव। ठीक है, जयपुर घराना। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट अगर बात करें तो तीसरा है बनारस घराना। हालांकि बनारस में भी लोकप्रिय हुआ लेकिन उतना लोकप्रिय इन दोनों की तरह नहीं हुआ। और उसके बाद जाकर के रायगढ़ घराना। तो टोटल 4 घराना है और इसमें कथक वाले में होता क्या है बेसिकली, तो थोड़ा सा मैं गूगल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे।
तो गूगल हो नहीं रहा है। तो बेसिकली इतना इन्फॉर्मेशन जो होगा वो आपके लिए काफ़ी होगा। किससे रिलेटेड? तो ये आपका हो जाएगा कथक से रिलेटेड। आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिए। तो पंडित बिरजू महाराज के बारे में एक दो इन्फॉर्मेशन और जान लीजिए। 16 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया था, पंडित बिरजू महाराज का। और उनकी बात करें तो असली नाम इनका ब्रिज मोहन मिश्रा था और इनका जन्म 1938 में 4 फरवरी को लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का संबंध टेनिस से है और टेनिस से सानिया मिर्जा ने 2022 में जनवरी में संन्यास ले लिया। बहुत पॉपुलर है। हाँ, इसमें अगर बात करें तो बाद में आपको पता होगा कि पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ विवाह होकर के ये पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी। हालांकि पाकिस्तान में नहीं रह करके दुबई में रह रही थी, लेकिन इन्होंने इंडिया को ही रिप्रेजेंट किया। आफ्टर मैरिज भी अगर बात करें, आफ्टर वेडिंग के बाद भी बात करें तो इन्होंने इंडिया को ही रिप्रेजेंट किया है, भारत को ही रिप्रेजेंट किया है। इंटरनेशनल जितने भी प्रतियोगिताएं हुई है उसमें 6 अभी तक ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं भारत के लिए। चाहे वो डबल्स की बात हो, वुमेन्स डबल्स की बात हो, चाहे मिक्स डबल्स की बात हो, टोटल 6। और एक समय में भारत की सबसे पॉपुलर, एक तरह से देखें तो टेनिस को इन्होंने भारत में सामान्य लोगों तक जो टेनिस के बारे में जागरूकता फैलाने का इन्होंने काम किया है। एक सेंसेशन हुआ करती थी एक जमाने में टेनिस को लेकर के ये। हालांकि लिएंडर पेस और महेश भूपति इनसे ज्यादा उन्होंने प्रतियोगिता जीती है, लेकिन सानिया मिर्जा के कारण टेनिस को एक पहचान मिली, खास करके महिला टेनिस को भारत में। ठीक है, तो सानिया मिर्जा जब जनवरी 2022 में रिटायर की तो वो एकदम से फिर से चर्चा में आ गई। उन्होंने संन्यास लिया टेनिस से। अब इसमें सवाल ये पूछा गया है, क्वेश्चन ये है कि उसका संबंध किस राज्य से है, भारत के किस राज्य से है। India's tennis superstar Sania Mirza will retire from the sports in January 2022. He is basically related to which state of India? तो इनका आंसर होगा तेलंगाना, क्योंकि सानिया मिर्जा को जब भी हम लोग याद करते हैं तो हम लोग कौन से शहर को याद करते हैं? हैदराबाद को। हैदराबाद इंडिया में टेनिस के लिए भी और हैदराबाद इंडिया में बैडमिंटन के लिए भी जाना जाता है। चाहे वो पी गोपीचंद की बात हो, ठीक है, पी कश्यप की बात हो, पुलेला गोपीचंद की बात हो, पारुपल्ली कश्यप की बात हो, चाहे वो साइना नेहवाल की बात हो और चाहे पीवी सिंधु की बात हो, ये सब के सब जो इनका संबंध है वो हैदराबाद से है। लेकिन वो सभी के सभी बैडमिंटन है, शटलर है। यहाँ पे सानिया मिर्जा की बात करें तो सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है, लेकिन सानिया मिर्जा भी हैदराबाद की ही है मूल रूप से। तो हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी। अब सानिया मिर्जा के बारे में और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको जानना चाहिए देख लीजिए। तो सानिया मिर्जा के बारे में 2022 में इन्होंने संन्यास ले लिया है। सानिया मिर्जा ने टोटल अपने कैरियर की बात करें तो 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अब सवाल है कि ग्रैंड स्लैम क्या है? तो टेनिस की पूरी दुनिया में सैकड़ों प्रतियोगिता होती है साल में, लेकिन उसमें से 4 सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। इन चारों को कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। और 4 प्रतिष्ठित प्रतियोगिता कौन कौन सी होती है? एक होती है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऑस्ट्रेलिया में अभी जस्ट जनवरी में होगी ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद जाकर के ये होती है कहाँ पे? ये होती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पे होती है? ये होती है ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा अगर बात करें हम लोग तो सेकंड कौन सा है? तो सेकंड जो है वो है विंबलडन फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कहाँ पे होती है? तो ये होती है फ्रांस में होती है। उसके बाद है विंबलडन। विंबलडन कहाँ पे होती है? तो विंबलडन होती है इंग्लैंड में। और उसके बाद चौथे की बात करें तो चौथा कौन सा है? तो वो है यूएस ओपन। और यूएस ओपन कहाँ पे होती है? तो यूएसए में होती है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। ये चारों जो है वो जितने भी प्लेयर्स के लेवल पे भाग लेने वाली प्रतियोगिता है टेनिस की पूरी दुनिया में, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित है। इन्हीं चारों को मिला करके, चाहे इटालियन ओपन होती है, स्पेनिश ओपन होती है, बहुत सारी ओपन प्रतियोगिताएं होती है, लेकिन ये चारों सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित है और इन्हीं चारों को कहा जाता है ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। बाकी और इससे भी ज़्यादा एक पॉपुलर प्रतियोगिता टेनिस की होती है जिसको हम लोग कहते हैं डेविस कप। तो डेविस कप में खिलाड़ी एक
देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल भाग लेते हैं और कोई खिलाड़ी चाहे तो किसी दूसरे देश के खिलाड़ी के साथ भी पेयरिंग में यानी डबल्स खेल सकते हैं। इसमें ऑप्शन ये होता है, ठीक है। ये व्यक्तिगत प्रतियोगिता होती है, जबकि बाकी अगर उसकी बात करें, डेविस कप की बात करें, तो वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको कहते हैं ग्रैंड स्लैम। और सानिया मिर्जा ने भारत को किसी न किसी रूप में 6 ग्रैंड स्लैम दिलाए थे, यानी जीती थी ये अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो मिक्स डबल की बात हो, चाहे विमेन डबल्स की बात हो, ठीक है। तो सानिया मिर्जा का मेन रूप से कहां से है, तो ये तेलंगाना से है, तेलंगाना यानी हैदराबाद से। तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी हो जाएगी आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है, तो मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, एक संस्थान है जिसके द्वारा रिलीज किया गया, रिलीज इन जनवरी 2022, हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ 13 मोस्ट पॉपुलर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया के 13 सबसे पॉपुलर यानी लोकप्रिय नेताओं की जब बात होती है, तो उसमें जनवरी में जब एक रैंकिंग जारी की गई, 13 सबसे प्रमुख नेताओं की लिस्ट जारी की गई, तो उसमें भारत के नरेंद्र मोदी, तो इनका आंसर क्या होगा, इनका आंसर होगा ए यानी नरेंद्र मोदी। भारत के नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय 13 सबसे लोकप्रिय नेताओं में से नंबर 1 की रैंकिंग मिली है, ठीक है। तो ये मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने जारी किया, 13 नेताओं की सूची जारी की, और उसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया का, और आपको इनका इन्फ्लुएंस दिखेगा भी, चाहे वो G20 की बैठक हो, चाहे यूएनओ का कोई समिट हो, वहां पे आपको दिखेगा कि इंडिया की जो लीडरशिप है वो कितनी पावरफुल है और कितना इन्फ्लुएंस डाल रही है पूरी दुनिया में, वर्तमान में, विश्व में। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो जेलेंस्की है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि रूस से कह करके इस युद्ध को पे रोक लगाइए, आप ही ऐसा कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। इनको जो रेटिंग मिली है वो मिला है 71% की रेटिंग इनको दी गई है। सेकंड इन्फ्लुएंस की बात करें तो आपको पता होगा कि सेकंड में मैक्सिको के, हालांकि बहुत ज्यादा आप लोग तो नहीं जानते होंगे, मैक्सिको के राष्ट्रपति है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, इनको सेकंड स्थान मिला है, 66% की रेटिंग है। और इटली के प्रधानमंत्री है मारियो द्रागी, इनको थर्ड रैंकिंग मिली है। कहीं से भी यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बाइडेन के आने के बाद यूएस लीडरशिप थोड़ा कमजोर लग रहा है, थोड़ा कम प्रभाव हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में। तो दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे लोकप्रिय अगर देखें तो राष्ट्र प्रमुख कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कौन सी संस्थान की रेटिंग है ये, तो मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। जनवरी 2022 में एक हिस्टोरिकल डिसीजन भारत सरकार के द्वारा लिया गया था, आपको अगर याद हो 1 साल हो चुका है, और वो हिस्टोरिकल डिसीजन क्या था, किनके जन्मदिन को मनाने का फैसला किया गया है। तो 4 ऑप्शन है इसमें, एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक है शहीद भगत सिंह, एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरा चौथे है जीबी पंत। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को अगर हम लोग बात करें तो उनको पता ही होगा, यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एकता दिवस के रूप में, यहाँ पे बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को मनाने का फैसला किया गया है पराक्रम दिवस के रूप में। ऐसा क्यों किया गया है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसलिए किया गया है क्योंकि आपको पता होगा, आगे मैं सारी इंफॉर्मेशन बता दूंगा, पहले बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि एक बंगाली परिवार में 1897 को इनका जन्म हुआ था, 23 जनवरी को इनका जन्मदिन है, और उसी को मनाने का फैसला किया गया, यानी 23 जनवरी को हम लोग आगे क्या कहेंगे, पराक्रम दिवस कहेंगे। ओडिशा के कटक में एक बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था, और इनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन ये है कि कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, इनसे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कैप्टन मोहन सिंह से इन्होंने क्या संभाला था, तो इन्होंने आजाद हिंद फौज का कमान संभाला था, आजाद हिंद फौज, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी या INA भी कहा जाता है, कि कमान संभाली थी। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि इनका एक बहुत बड़ा योगदान ये है कि इन्होंने 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था, उस दौरान इन्होंने एक अवसर देखा
कि भारत में को अंग्रेजों से आजाद कराने का एक बेहतर मौका है। और इसी मौके को भुनाने के लिए इन्होंने जापान में जो जापान के द्वारा पकड़े गए जो भारतीय सेना थे, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जवान थे, उनको मिला करके जब इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई थी, तो उसकी कमान इन्होंने मोहन सिंह से संभाली। पहले वो कैप्टन थे, हेड थे वो, उसके बाद जाकर के नेताजी किसी तरह से जर्मनी से होते हुए, रूस से होते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने कमान संभाली। और फिर इन्होंने एक अवसर देखा कि एक सही मौका है, जब ब्रिटिशर्स उलझे हुए उधर, तो हम लोग देश को आजाद करा लेंगे। इन्होंने बर्मा के साइड से, म्यांमार साइड से भारत पे अटैक करके अंग्रेजों को भगाने का प्रयास किया। नागालैंड के एरिया में भीषण युद्ध हुई। इन्होंने आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंडमान निकोबार क्षेत्र से भी अंग्रेजों को भगा दिया था। लेकिन कहा जाता है कि एक कथित रूप से एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनके साहस को आज भी याद किया जाता है। उस जमाने में जब ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया में, आधी से अधिक दुनिया में कंट्रोल थी, उस समय इन ब्रिटिशर्स से, ठीक है, इन ब्रिटिशर्स से एक तरह से देखें तो उनको चैलेंज करने का और उनको भारत से भगाने के लिए इन्होंने जो अभियान चलाई थी, इनकी जो पराक्रम दिखाया था, उनको लेकर के इनको याद किया जाएगा। आने वाले समय में 2022 से शुरुआत हुई है, पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे, ठीक है। और आगे अगर इनसे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन देखें तो उनके कुछ बहुत ज़्यादा स्लोगन्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जिसको आज भी याद किया जाता है। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के द्वारा, पुलिस के द्वारा जब भी जय हिंद कहा जाता है, तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। उन्होंने एक और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि देश के लिए बलिदान देने के लिए आप तैयार रहिए, अपनी खून बहाने के लिए, आपको आज़ादी जरूर प्राप्त होगी। उसके अलावा इन्होंने दिल्ली चलो का भी नारा दिया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इतने सारे कार्यों के लिए याद किया जाता है। इनके अलावा ये 1938 में, 1938 में और 1939 में बैक टू बैक 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। हालांकि गांधी जी के साथ इनका मनमुटाव होने की वजह से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। न सिर्फ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, बल्कि उस समय बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष भी हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष, उससे भी इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। 38-39 में ये बैक टू बैक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी के ही कहने पे इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। इससे पहले ये भारत के उन प्रमुख चुने हुए लोगों में से थे जिन्होंने लंदन जाकर के ICS की एग्जाम यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जाम को पास किया था। ठीक है, तो इतने सारे इंफॉर्मेशन होंगे। अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो आज का टॉपिक ये वाला, ये 8 नंबर जो टॉपिक है वो ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। यानी 23 जनवरी को ये हम लोग क्या मनाएंगे, भारत में पराक्रम दिवस मनाएंगे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी ऑन व्हिच ओकेजन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑन 24 जनवरी एवरी ईयर। तो 24 जनवरी को हर साल पूछा गया है कि बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आपको एक चीज बता दूं कि भारत जब आजाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री बने थे नेहरू जी बने थे। उनके बाद जाकर के अगर देखें तो कार्यकारी रूप से गुलजारी लाल नंदा जी बने थे, सिर्फ चार्ज संभाला था। फिर जाकर के शास्त्री जी बने थे, फिर गुलजारी लाल नंदा जी ने संभाला था कुछ समय के लिए। और इंदिरा गांधी जब बनी थी तो इंदिरा गांधी भारत की, अगर बात करें तो इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी। और यानी कि अगर पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री के अधिकार के साथ देखें तो नेहरू जी पहले थे, फिर शास्त्री थे और फिर ये इंदिरा गांधी बनी थी। और इंदिरा गांधी जब 1966 में 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनी थी तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान 1966 यानी आज से आप देख लीजिए तो आज से लगभग वो हो जाएगा लगभग 56 साल 57 साल पहले भारत में कोई महिला प्रधानमंत्री बनी थी। विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रधानमंत्री किसी महिला को बनाया गया था। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और इसीलिए उस दिन को 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में क्या मनाया जाता है, तो भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। एक बालिका बड़ी होकर के भारत की कमान को संभाला था। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली महिला
प्रधानमंत्री बनी थी। आगे अगर बात करें तो इसको बनाने का फैसला मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा 2008 में किया गया था, यानी कि जब 2004 में यूपीए 1 की सरकार आई थी तो उस दौरान 2008 में यह फैसला किया गया था। इंदिरा गांधी को और भी कारणों से याद किया जाता है, और दूसरा कारण यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि लगभग 16 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, उनके बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल प्रधानमंत्री का इन्हीं का रहा है, 15 वर्ष 350 दिन तक, यानी कि 15 वर्ष 15 ईयर्स 350 डेज तक ये इंडिया की प्राइम मिनिस्टर के रूप में रही है, जो कि प्रधानमंत्री इन्हीं के पिताजी जो नेहरू जी थे उनसे ही थोड़ा कम है। तो भारत में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा है। तो प्रत्येक साल 24 जनवरी को हम लोग इंदिरा गांधी के शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री के रूप में बनने के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन। पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है कितने तारीख को? तो इसका आंसर होगा 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो भारत का संविधान अगर देखें तो 26 नवंबर 1949 को लगभग सारे प्रोविजन लागू हो गए, कुछ को छोड़ करके। फिर 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को क्या हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के शेष प्रावधानों को भी पूरी तरह से लागू कर दिया गया, राइट। और उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया था, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में 324 में इसके पावर दिए गए हैं। इनके बारे में बताया गया है कि ये कौन कौन से जिम्मेदारी निभाएंगे, क्या क्या इनके अधिकार क्षेत्र होंगे, इसके बारे में डिटेल से बताई गई है। तो 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया है, और चुनाव आयोग के गठन के साथ ही भारत में क्या हुआ कि चुनाव आयोग ने आगे सभी लोगों को मतदाता सूची में लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। उस समय 21 प्लस था, बाद में इसको 18 प्लस किया गया। शुरुआत में आपको बता दूं कि 21 वर्ष से ऊपर वाले ही मतदान कर सकते थे, बाद में इसको 18 वर्ष किया गया। ठीक है, तो उस समय मतदान का अधिकार मिला, इसीलिए इसको नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक साल। 2022 में इसका थीम क्या था देख लीजिए। तो इसका 2022 में जो थीम था वो था मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। चुनावी साक्षरता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति किसी को भी वोट दे करके आ सकता है, ये उसका अधिकार तो है, लेकिन साथ साथ उसे इतना जागरूक या समझदार होना चाहिए कि वो वोट देते समय सोच सके, विचार सके, ना कि किसी के प्रभाव में आकर के वोट करे। ठीक है, अपने निर्णय खुद ले सके, इसके लिए उसे साक्षर या समझदार होना जरूरी है राजनीतिक निर्णय लेने के लिए, यानी अपने वोट को देने के लिए। तो 25 जनवरी 1950 को भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, और पहली बार ये मनाने का फैसला कब किया गया था? 25 जनवरी 2011 को, यानी यूपीए 2 की जब सरकार थी 25 जनवरी 2011 को, तो मतदाता दिवस के रूप में इसको मनाने का फैसला किया गया है। वर्तमान में अगर बात करें तो भारतीय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके प्रोविजन कहाँ पे है? तो उसके प्रोविजन है आर्टिकल 324 में, 324 में। इसके तहत ये क्या करती है? तो इसके तहत ये पार्लियामेंट यानी संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव की व्यवस्था करती है, देखभाल करती है पूरा। उसके बाद जाकर के राज्य विधानमंडल, यानी किसी राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों है, किसी किसी राज्य में एक ही है, तो विधानमंडल, और उसके बाद जाकर के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो चुनाव होते हैं, ये चुनाव ही इनके अंदर आती है। बाकी पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम के जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आते हैं। तो ये इलेक्शन करवाने का भी काम आर्टिकल 324 होगा। अगर आप लोगों ने इसको 28 गलती से, तो 324 कर लीजिए। तो अनुच्छेद 324 के तहत इसका वर्णन किया गया है। आगे अगर बात करें तो शुरुआत में चुनाव आयोग की बात करें तो कुछ समय के लिए चुनाव आयोग में 3 सदस्य हुआ करते थे, फिर चुनाव आयोग में 1 सदस्य कर दिया गया। उसके बाद 1993 में
1 अक्टूबर 1993 से चुनाव आयोग में 3 मेंबर नियुक्त किए जाने का प्रावधान है और उसमें से एक जो होंगे उनको कहा जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कहे जाएंगे, और बाकी दोनों को कहा जाएगा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयुक्त। तो 2 होंगे जो जूनियर होंगे उनको चुनाव आयुक्त कहा जाएगा और तीनों में जो सबसे सीनियर होंगे उनको कहा जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो चुनाव आयोग में पूछा जा सकता है कि कितने आयुक्त होते हैं, तो कुल होते हैं 3, एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं कमिश्नर। ठीक है, एक होते हैं चीफ कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और एक होते हैं कमिश्नर। उसके बाद जाकर के अगर बात करें, उसके बाद जाकर के बात करें तो वर्तमान में पूछा जा सकता है, तो वर्तमान में राजीव कुमार, आपसे पूछा जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो अभी है भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कौन है, तो वो है मुख्य चुनाव आयुक्त और वो है राजीव कुमार, आईएएस ऑफिसर है राजीव कुमार। तो इतने इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी हो जाएगा। अगला, चलिए इतना इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए कौन सा है। बाकी अदर कमिश्नर्स नहीं पूछे जाते एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि जनवरी में हर साल, आपको पता होगा कि क्या दिया जाता है, तो जनवरी में हर साल भारत में दिया जाता है ठीक है, पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कारों की बात करें तो आपको पता होगा कि भारत रत्न भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत रत्न के बाद अगर भारत में देखें तो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, या सम्मान बात करें, पुरस्कार नहीं कह के इसको सम्मान कहेंगे, तो इंडिया में भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान होगा, सबसे ये क्या कहते हैं उसको, बिगेस्ट ऑनर होगा। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण तीसरे पे, और पद्मश्री जो है वो चौथा सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस, अगर आप देखेंगे तो प्रेस्टिजियस वो माना जाता है, ऑनर माना जाता है भारत में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2022 में जो पद्म विभूषण दिया गया, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, आपको पता होगा राष्ट्रपति भवन में, तो संबंध में सही सुमेलित नहीं है। प्रभा अत्रे यानी कि 4 लोगों को दिया गया था और इन चारों में आपको ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कल्याण सिंह लोक कार्य यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, तो इनका तो हो जाएगा, सोशल वर्क के लिए दिया गया। ठीक है, तो सोशल वर्क के लिए दिया गया मृत्यु प्रमाण, पब्लिक वर्क जिसको कहा जाता है। जनरल बिपिन रावत, इनकी भी मृत्यु हो गई थी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तमिलनाडु में, आपको पता होगा, तो इनको भी दिया गया है। सिविल सेवा, बिल्कुल सिविल सेवा, सेना प्रमुख हुआ करते थे उस समय भारत के, सॉरी सेना प्रमुख से वो रिटायर हो गए थे, भारत के पहले वो बने थे, क्या कहते हैं उसको, तीनों सेना के संयुक्त रूप से इनको बनाया गया था मुख्य, ठीक है, हेड बनाए गए थे तीनों सेना के। उसके बाद तीसरा अगर बात करें इनका, बी की बात करें राधे श्याम खेमका, तो इनका भी साहित्य और शिक्षा से संबंध रहा है। प्रभा अत्रे की बात करें तो प्रभा अत्रे क्या है, तो ये है शास्त्रीय गायिका, शास्त्रीय गायिका है, ठीक है, वोकलिस्ट है, और इनका संबंध महाराष्ट्र से है। तो शास्त्रीय गायिका है, इनका संबंध महाराष्ट्र से है, तो यहाँ पे समाज सेवा लिखा हुआ है, तो ये गलत होगा। तो कहने का मतलब है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ए सही सुमेलित नहीं है। प्रभा अत्रे का संबंध जो है ये एक शास्त्रीय गायिका है, और इनका जो संबंध है वो किससे है, इनका संबंध है किराना घराना से। किराना घराना एक संगीत का एक घराना है भारत में, और उसी से संबंध है, मूल रूप से इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं अदर चीजें, तो पद्म पुरस्कार के बारे में बात कर ले। 25 जनवरी 2022 को इसकी घोषणा की गई थी, इस बार भी फिर से घोषणा की जाएगी। उसके बाद जाकर के इसके तहत 3 तरह के सम्मान दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और उसके बाद जाकर के पद्मश्री, और क्या दिया जाता है, पद्मश्री दिया जाता है। उसके बाद जाकर के बाकी देख लीजिए किनको किनको मिला था। प्रभा अत्रे को मिला था, ये है प्रभा अत्रे, ये शास्त्रीय गायिका है। राधे श्याम खेमका जी को साहित्य और शिक्षा यूपी से जुड़े हुए हैं। बिपिन रावत जी उत्तराखंड से जुड़े हुए थे, ठीक है, भारत के सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे, और उसके बाद जाकर के तीनों सेना के संयुक्त रूप से भारत के प्रमुख बनाए गए थे ये। आगे नेक्स्ट, कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे, और ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और इसकी स्थापना अगर बात करें इन सम्मान की, तो 1954 में इन सम्मान की स्थापना की गई थी।
बाकी पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण भारत में तीसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है और ये इस बार जो दिया गया है टोटल लगभग 12 लोगों को दिया गया है। इनमें सुंदर पिचाई भी शामिल है जो कि गूगल के सीईओ, सत्यनारायण नडेला भी शामिल है। दो आईटी सेक्टर से दो लोगों को मिला है। राजीव महर्षि भी है सिविल सेवा, राशिद खान भी है, उनके अलावा देवेंद्र झझरिया, मधुर जाफरी, कृष्ण एला और श्रीमती चित्रा एला, नटराजन चंद्रशेखर और अलग अलग, गुलाम नबी आजाद जो कि जिनका राजनीति से संबंध रहा है, लोक कार्य से विक्टर बनर्जी, गुरमीत बावा और बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। 12, 13, 14 टोटल, एक मिनट, टोटल मिले हैं लगभग 17 लोगों को दिया गया है, सॉरी, ठीक है। तो टोटल 17 लोगों को सम्मानित किया गया है। साइरस पूनावाला भी शामिल है जो कि मेडिकल इंडस्ट्री के एक जाने माने नाम है, मेडिसिन इंडस्ट्री के। फिर पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री के एग्जाम में नहीं पूछता, इतना लंबा चौड़ा लिस्ट नहीं पूछा जाएगा। 100 से अधिक लोगों को, 107 लोगों को दिया गया था। आगे नेक्स्ट, अब इसमें से पद्मश्री में जो लोग बीपीएससी 68 बीपीसीएससी देने जा रहे हैं उनके लिए बता दूं कि दो ऐसे लोग हैं। एक है चंदाना जी, आचार्य चंदाना जी, सामाजिक कार्य के लिए इनका संबंध बिहार से रहा है। और उसके बाद जाकर के दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पे एक और है सैबाल गुप्ता जी, इन दोनों का संबंध रहा है। चंदाना जी की बात करें तो ये बेसिकली वहाँ पे मेडिकल या मेडिसिन से रिलेटेड चीजें बिहार में समाज सेवा से रिलेटेड कार्यों में लगी हुई है। इनके कुछ आई हॉस्पिटल्स वगैरह सब भी चलते हैं। चलिए आगे, उसके बाद अगला जो है वो है भारत में राफेल लड़ाकू विमान की पहली, आपको पता होगा कि राफेल विमान जो है बहुत विवाद भी हुआ था, अंततः फ्रांस ने डिलीवर किया है भारत को। तो यहाँ पे आपको बताना ये है कि भारत में जो राफेल फाइटर प्लेन है, एयरक्राफ्ट है, उसकी पहली जो फीमेल या वुमेन फाइटर पायलट कौन है, ये बताना है आप लोगों को। चलिए आगे, तो भावना कंठ तो चर्चा में थी पहली, भावना कंठ भी चर्चा में थी, लेकिन शिवांगी सिंह जो है, अगर फाइटर प्लेन की बात करें, ये तो मिग विमान उड़ाई थी। शिवांगी सिंह की बात करें तो शिवांगी सिंह ने फाइटर, राफेल फाइटर प्लेन की बात करें जो फ्रांस से डिलीवर किया गया है, फ्रांस से मंगाई गई है, तो शिवांगी सिंह ने उड़ाया और ये भारत की पहली फाइटर, महिला फाइटर फ्लाइट है, ये फाइटर पायलट है जिन्होंने राफेल को ऑपरेट किया है, यानी राफेल को चलाने वाली। ठीक है, तो 26 जनवरी 2022 को दिल्ली के राजपथ में पैरेड हुई थी और उस पैरेड में इन्होंने भाग लिया था, शिवांगी सिंह ने भाग लिया था और राफेल फाइटर प्लेन को उड़ाई थी। और इस तरह से ये भारत की पहली राफेल फाइटर पायलट है, महिलाओं की बात करें तो उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 कि देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द कंट्री हैज बीन अपॉइंटेड। बेसिकली ये भारत में आर्थिक सलाह, प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाह या भारत सरकार को आर्थिक सलाह देने का कार्य करते हैं। और इनमें अगर बात करें तो ये चुने गए हैं कौन, किनको अपॉइंट किया है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, जाने माने अर्थशास्त्री है ये और इन्होंने एमबीए या मास्टर्स की डिग्री बात करें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तो आईआईएम अहमदाबाद से प्राप्त किया हुआ है। और वी अनंत नागेश्वरन जी को देख लीजिए आप लोग, जाने माने लेखक भी है, अर्थशास्त्री भी है, इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स भी है और इनको भारत सरकार ने क्या बनाया है, आर्थिक सलाहकार यानी इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। इनका पूरा नाम है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। आईआईएम अहमदाबाद के अलावा इन्होंने विदेश के भी कई सारे संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है। तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन याद रहेगा आप लोगों को, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। आगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपका वो है कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज आईएचएस मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ष 2030 तक किस देश को पीछे छोड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अभी अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो कौन सा है, यूएसए है। सेकेंड पे चाइना है और चाइना उम्मीद है कि 2029-30 तक, हालांकि अब तो फिर से पीछे जा रही है चाइना। तो जिस हिसाब से पीछे पिछले दिनों बढ़ रही थी चाइना, तो जैसे लग रहा था कि चाइना बीट करेगा, यूएसए को ओवरटेक करेगा और नंबर 1 पे चला जाएगा। हालांकि चाइना फिर से बहुत सारे
उनके जो कुछ पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से वो फिर से बैकफुट पे आ रहा है। तो अभी भी फिलहाल अगर देखें आंकड़ों के आधार पर देखें तो यूएसए नंबर 1 है, चाइना सेकंड पे है, थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जापान है, जर्मनी है चौथे पे और भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है यूके को पीछे करके। लेकिन उसके बावजूद अगर देखें तो आगे की राह भारत के लिए आसान नहीं है, क्योंकि आगे ब्रिटेन और भारत नेक टू नेक चल रहे थे आगे पीछे, लेकिन आगे जो है वो जर्मनी की अर्थव्यवस्था थोड़ी बड़ी है और जापान की भी भारत से ज़्यादा बड़ी है अभी इकोनॉमी, भले ही देश छोटा है, और चाइना और यूएसए की तो इकोनॉमी बहुत कई गुना बड़ी है अभी भारत से। तो ऐसी स्थिति में भारत का अगला जो लक्ष्य है वो है किसी तरह से किन देशों को पछाड़ना, तो पछाड़ना है जापान को। और जापान की अगर बात करें तो जापान को पछाड़ करके भारत जो है वो क्या बन जाएगा, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना के बाद बनने जा रही है। और ये अनुमान लगाया है किसको पछाड़ करके, जापान को पछाड़ करके। तो ये अनुमान लगाया है किसने, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज आईएचएस मार्केट रिपोर्ट, ठीक है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक, ठीक है, चाइना तो अभी भी एशिया की लार्जेस्ट है, अभी एशिया की सेकंड लार्जेस्ट जापान है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन इंडिया सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगी, जापान को ओवरटेक कर लेगी भारत 2030 तक, ये कहा गया इस रिपोर्ट में। 2030 तक ये भी उम्मीद है कि जापान को पछाड़ते हुए एशिया की दूसरी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जिसमें यूएसए चाइना में कौन आगे होगा ये तो अब बीच में चाइना की सिचुएशन गड़बड़ हो गई है तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज मार्केट रिपोर्ट। ठीक है, आ रहा है समझ में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसको, नेक्स्ट रिपोर्ट को। वर्तमान की क्या स्थिति है देख लीजिए। तो वर्तमान में स्थिति यह है कि अमेरिका नंबर 1 पे है, चाइना सेकंड पे है, जापान थर्ड पे, जर्मनी फोर्थ पे है, यूनाइटेड किंगडम 5वें पे है और भारत के बाद छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि भारत बीच में 5वीं बन गई थी, फिर छठी पे आ गई, फिर भारत 5वीं तो बन ही जाएगी। उम्मीद है कि अगले साल तक, इसी साल तक 2023 तक भारत फिर से 5वें स्थान पर आ सकती है। तो 5 नंबर मैंने बोल दिया था, उसके लिए सॉरी, मिस्टेक है, थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक हो गया। तो 5वीं, अभी भारत छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन 2023 में उम्मीद है कि भारत यूनाइटेड किंगडम को पीछे करेगा, अगले 1-2 साल में जर्मनी को पीछे कर देगा और 2030 तक भारत जापान का स्थान ले लेगा। और उस समय जो सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी या तो ये रहेगा नंबर 1 या ये रहेगा, लेकिन इंडिया थर्ड पे आ जाएगी। ठीक है, 2021 में 2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है भारत, और उम्मीद है कि भारत 5 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, यानी 8.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है भारत 2030 में, 8.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो प्रश्न संख्या 15 है कि इन जनवरी 2022 several countries have expressed concern over which world's largest economy being given the status of a developing country by the World Trade Organization। अब WTO के द्वारा क्या किया जाता है, तो WTO के द्वारा विकसित और विकासशील देश यानी कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्री और उसके बाद जाकर के कैटेगराइज किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि विकसित देशों के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होता है, पर कैपिटा उनकी इनकम ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उनको क्या होता है, जो विकासशील देश से होते हैं उनको व्यापार के मामले में कुछ रियायतें दी जाती है, चाहे वो एक्सपोर्ट वगैरह सब जब दूसरे विकासशील देशों को करते हैं तो बहुत सारी रियायतें दी जाती है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को सुधार सके। तो दुनिया में कुछ इकोनॉमी बड़ी तो साइज में है, लेकिन उनका जो नेचर है, उनकी जो प्रकृति है, उसको विकासशील कहा गया है। जैसे कि भारत और चीन दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में है, टॉप 6 में आ चुकी है, भारत छठे स्थान पर है, चाइना सेकंड स्थान पर है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के बावजूद चाइना को विकासशील देश माना जाएगा और टॉप 10 इकोनॉमी नहीं होने के बावजूद स्विट्जरलैंड को विकसित देश माना जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था का आकार नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में और भी चीजों को देखी जाती है कि उनकी प्रति व्यक्ति आय कैसी है और अन्य चीजें। तो उस मामले में चीन की बात करें तो चीन की प्रति व्यक्ति आय या अन्य मामलों में देखें तो यूरोप के जो छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज है उनसे अगर देखें तो अन्य मामलों में चाइना भले ही प्रति व्यक्ति के हिसाब से या अन्य मामलों में पीछे है, लेकिन अर्थव्यवस्था का आकार जो है वो यूएसए के लगभग बराबर होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो उसकी अन्य कंडीशंस को देखते हुए उसे विकासशील देश माना गया है। भारत को भी विकासशील देश की श्रेणी में रखी गई है और इसके तहत अन्य विकासशील देशों की तरह भारत और चीन को भी कुछ मामलों में रियायत मिलती है। और
अमेरिका इसका विरोध कर रहा है, चिंता व्यक्त कर रहा है कि अगर ऐसे रियायत देंगे, इतनी बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है चाइना वगैरह सब, तो अगर आप उसको रियायत देंगे तो इसका हमें नुकसान हो रहा है, विकसित देशों को, जो छोटे-छोटे भी विकसित देश और सारे हैं। तो इसका विरोध किया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने विरोध किया था उस समय। तो यही बातें चर्चा में, डोनाल्ड ट्रंप ने भी विरोध किया था और अमेरिका शुरू से ही इस चीज़ का विरोधी रहा है कि नहीं, चाइना को अब विकासशील का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, उसे छूट नहीं मिलना चाहिए। तो चाइना को इसके बावजूद डब्ल्यूटीओ ने, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन ने चाइना को क्या माना है, तो चाइना को विकासशील अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया है, डेवलपिंग इकोनॉमी का दर्जा दिया है, विकासशील देश का दर्जा दिया गया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद कई देशों ने, खास करके यूएसए ने इसका विरोध किया है, ठीक है। लेकिन उसी के बगल में जो साउथ कोरिया है, उसने कोई रियायत नहीं लेने का फैसला किया। उसने कहा है कि मैं विकासशील देश के रूप में कोई रियायत नहीं लूंगा। तो ये न्यूज है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हिच स्टेट हैज गोट द फर्स्ट पोजीशन इन द नेशनल कंपटीशन ऑफ इंडिया स्किल 2021 हेल्ड इन दिल्ली। दिल्ली में आयोजित किया गया था इंडिया स्किल 2021, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी इसमें, इंडिया स्किल 2021। तो इसमें कौन से स्टेट को नंबर 1 रैंकिंग मिली है, यानी सबसे ज्यादा नंबर, फर्स्ट पोजीशन मिला है मेडल के हिसाब से, ठीक है, स्किल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इंडिया स्किल 2021 के तहत। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा को नंबर 1 रैंकिंग मिली है। बिहार को भी मिला है, हालांकि बिहार वाले बीपीएससी वाले स्टूडेंट याद कर लेंगे जिनका फरवरी में 68वीं बीपीएससी है। तो ओडिशा को नंबर 1 रैंकिंग मिली है इसमें, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ओडिशा चार्ट में सबसे ऊपर है, यानी ओडिशा को नंबर 1 रैंकिंग मिली है। उसके बाद सेकंड में आती है महाराष्ट्र और थर्ड में केरला। बिहार को इसमें 6th रैंकिंग मिली है। तो इंडिया स्किल जो आयोजित किया गया था यहाँ पे, इंडिया स्किल 2021, उसमें ओडिशा को नंबर 1 रैंकिंग मिली है, सेकंड में महाराष्ट्र, थर्ड में केरला, और बिहार को कौन सा मिला है, तो ये कहाँ आयोजित किया गया था, ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। बिहार को मिला है 6ठा स्थान मिला है, ठीक है। टोटल भारत से अगर बात करें तो देश भर से 500 से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया था, प्रतिभागियों ने, ठीक है। और इसमें ओडिशा नंबर 1 है, सेकंड महाराष्ट्र, केरला थर्ड, बिहार को 6ठा स्थान मिला है इंडिया स्किल 2020। आगे अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हिच न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज हैज बीन सजेस्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी सेट अप। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को किस नए अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का सुझाव, या कौन सा, ऐसे करके देख सकते हैं, नए अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई सुन रही थी जनवरी में, और उन्होंने उस दौरान केंद्र सरकार को एक निर्देश दिया। हालांकि आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट निर्देश नहीं देती, एक तरह से सलाह देने का ही कार्य करती है। तीनों अलग अलग बॉडी है और तीनों भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र है। तीनों अपने कार्य करने के लिए, बस कार्य जो है वो संविधान के अनुरूप होना चाहिए। तो बहुत सारे जो पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की, और उसको लेकर के केंद्र सरकार से, जिस तरह से अखिल भारतीय सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो, या फिर इंडियन फॉरेन सर्विसेज हो, इसी तरह से एक और अखिल भारतीय सेवा के सृजन का ठीक उसी प्रकार से अनुरोध किया है, या एक तरह से देखिए निर्देश या सुझाव दिया है, निर्देश नहीं कह सकते, सुझाव कह सकते हैं। और वो कौन सा दिया है, भारतीय पर्यावरण सेवा, इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस, यानी IES नाम के एक अलग सर्विस, IAS, IPS और IFS की तरह एक नया सर्विस को, चूंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट सुझाव दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट कोई सेवा स्थापित नहीं कर सकती है, उसका काम संसद को होता है। सिविल सेवा से संबंधित कोई भी अगर निर्णय होगा, आंतरिक निर्णय तो यूपीएससी खुद लेती है, लेकिन अगर कोई ऐसे निर्णय लेने होंगे तो वो संसद में पहले पास करना जरूरी है, और संसद में बहुमत जिसकी होती है उसी की सरकार होती है, और वही ये चीजें कर सकती है। इसलिए केंद्र सरकार को ये सुझाव दिया गया है कि भारतीय पर्यावरण सेवा, यानी इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस नाम के एक अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है भारत सरकार को। तो ये याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। और ये एक समर्पित भारतीय पर्यावरण सेवा होगी, यानी कि अलग से जो अभी एक वन सेवा है, फॉरेस्ट सर्विस है, उससे अलग होना चाहिए, क्योंकि अभी भी है यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अपॉइंट करती है, लोगों को रिक्रूट करती है फॉरेस्ट
सर्विस के नाम पर, लेकिन अलग से एक इन्वायरमेंट सर्विस यानी सिर्फ जो पर्यावरण की बात करे उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है। तो पर्यावरण सेवा भी भविष्य में आपको यूपीएससी के वैकेंसीज में देखने को मिलेंगे। तो ये याद रहेगा आप लोग को, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण सेवा शुरू करने का सुझाव दिया है। केंद्र सरकार आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि जनवरी 2022 में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण तटीय क्षेत्रों में 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। ठीक है, इन जनवरी 2022 व्हिच साउथ अमेरिकन कंट्री हैड टू डिक्लेयर ए 90-day एनवायरमेंटल इमरजेंसी इन कोस्टल एरियाज ड्यू टू एन ऑयल स्पिल, यानी तेल के रिसाव के कारण। अच्छा, इसमें आरपीजी गूगल नहीं आता है? गूगल आ गया, उस समय नहीं आ रही थी नेट। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ चीजें इंफॉर्मेशन बता देते हैं। चलिए इसी पेज पे बता देते हैं आगे। तो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का ये है कि जनवरी 2022 में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण तटीय क्षेत्र में 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए यानी पेरू। ठीक है, अब पेरू में क्या हुआ था? तो पेरू से हजारों किलोमीटर दूर, ठीक है, पेरू है साउथ अमेरिकन कंट्री है, पेरू से हजारों किलोमीटर दूर यहाँ पे एक ऐसा वाकया हुआ था, एक घटना हुई थी। देखिए क्या घटना हुई थी। घटना ये हुई थी कि यहाँ पे एक, ठीक है, इस एरिया में फिजी के बगल में एक आइलैंड है। ठीक है, फिजी के बगल में एक आइलैंड है जिसको टोंगा कहा जाता है। ठीक है, टोंगा नाम का एक आइलैंड है। कहाँ पे? तो फिजी के बगल में, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जस्ट ऊपर इस जगह पे है। ये देखिए, इस साइड से अगर देखेंगे तो ये होगा, इस साइड से देख, यहाँ पे सुनामी आई थी। सागर सुनामी का मतलब क्या होगा? पहले यहाँ पे सागर के अंदर क्या आया? भूकंप आया, ज्वालामुखी आई। भूकंप और ज्वालामुखी दोनों आई। उसके बाद उससे सुनामी उत्पन्न हुई और वो सुनामी की जो लहरें हैं वो यहाँ पे पहुंची, जिसकी वजह से तेल के टैंकर्स में, कहा जाता है कि कुछ लोगों का कहना है कि तेल के टैंकर में रिसाव हुआ और कुछ लोगों का कहना है कि एक ऑयल रिफाइनरी पे रिसाव हुआ। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि पेरू के पूरे ये जो तट देख रहे हैं, ये इस तेल रिसाव की चपेट में आ गया। हजारों पक्षी, हजारों प्रकार की मछलियां वगैरह सब उस समय मर गई थी पेरू में, जब ऑयल स्पिल हुआ था। देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। कभी कभी ये ले लेता है। अब देखिए एंटर नहीं हो रहा है, यहाँ करें। ये देखिए, ये इमेज बहुत ही भयावह इमेज है। देख लीजिए आप लोग ध्यान से। तेल रिसाव हुआ था टैंकर्स में। कुछ लोगों का कहना है कि टैंकर्स में हुआ था, कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जो ऑयल रिफाइनरी है उसमें। बेसिकली इसका कारण था यहाँ पे भूकंप और उसके बाद आने वाला सुनामी, और उसकी वजह से यहाँ पे 90 दिन के लिए इस कोस्टल एरिया में को क्या करना पड़ा? इमरजेंसी घोषित करनी पड़ गई, ताकि 90 दिन समय मिल सके। देखिए किस तरह से पक्षी वगैरह सबकी मृत्यु हो गई थी, लाखों समुद्री जीवों की भी मृत्यु हो गई थी और भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई थी यहाँ पे, खास करके पर्यावरण को लेकर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज। ठीक है, तो उसको लेकर के 90 डे का यहाँ पे क्या घोषित किया गया? 90 दिन का यहाँ पे आपातकाल, पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई थी। कहाँ पे की गई थी? ये पेरू में की गई थी। ठीक है, तो ये याद रहेगा,
पेरू कहाँ पे है? तो पेरू एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी कैपिटल है लीमा। तो पेरू की सरकार ने 90 दिवसीय क्या किया था? आपातकाल की घोषणा की थी। यहाँ पे आगे कितना तेल? 6000 बैरल से ज़्यादा क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल जो है वो यहाँ पे कहाँ पे हुआ था? तो टोंगा में। टोंगा एक आइलैंड का नाम है फिजी के बगल में, प्रशांत महासागर है, जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। उसके बाद जाकर के यहाँ पे लहरें उत्पन्न हुई और लहरों के बाद वो सुनामी का रूप ले लिया और कुछ टैंकर्स कहा जाता है कि इसकी चपेट में आ गए और उनमें रिसाव होने की वजह से ये हजारों किलोमीटर दूर पेरू का कोस्टल एरिया जो है उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, ये जनवरी 2022 की घटना है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये पूछता है बीपीएससी में, कई सारे इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो, पासपोर्ट इंडेक्स की बात हो। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा एक संगठन है जिसके द्वारा क्या जारी किया जाता है? वो जारी किया जाता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक है, करप्शन से रिलेटेड एक इंडेक्स जारी किया जाता है कि ठीक है, करप्शन परसेप्शन से रिलेटेड इंडेक्स जारी किया जाता है। तो उसमें पूछा गया है कि भारत का कौन सा स्थान है भ्रष्टाचार के मामले में, जिसका रैंकिंग जितना अच्छा होगा यानी कम होगा उसे कम भ्रष्ट माना जाएगा। तो भारत की रैंकिंग खराब है, बहुत अच्छी नहीं है। भारत में अभी भी बड़े पैमाने पर करप्शन है, आगे भी रहेगा ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो भारत को 85वां स्थान मिला, 85th रैंक दिया गया है। जिन देशों की रैंकिंग अच्छी है उसका मतलब वहां पे कम भ्रष्टाचार है। 25 जनवरी 2022 को जारी किया गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। और इसमें देखिए कि जो जो जितना डार्क दिख रहा है वो देश उतना ज्यादा करप्ट है। भारत 85वें स्थान पर है, तो इसका मतलब है कि भारत में क्या है? करप्शन तो है लेकिन उस लेवल का तब भी नहीं है। कुछ यूरोपियन अफ्रीकन देशों में बहुत ज़्यादा करप्शन है, भारत से भी ज़्यादा। तो 180 देशों को इसमें रैंकिंग मिली है, 88 स्कोर मिला है 100 में से। डेनमार्क को दुनिया का सबसे कम करप्ट देश है डेनमार्क, फिनलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड वगैरह सब। तो डेनमार्क ये सब स्कैंडिनेवियन देश है, देख लीजिए। इन देशों में सभी रैंकिंग में इन देशों की स्थिति अच्छी होती है। तो डेनमार्क दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश है। सबसे अधिक भ्रष्ट कौन है? साउथ सूडान, अफ्रीकी देश है साउथ सूडान। देखिए यहाँ पे है, सूडान नाम के देश से अलग होकर के यहाँ पे एक देश बनाई गई है, इसको कहते हैं दक्षिणी सूडान। सूडान से ही अलग होकर के बना है और ये दुनिया का 180वां रैंक पे है, यानी कि सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे करप्शन है दुनिया में। सबसे कम करप्शन डेनमार्क में, सबसे ज्यादा साउथ सूडान में। इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो भारत अपने पड़ोसी देश मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर है, 40 स्कोर मिला है 100 में। ठीक है, आगे पिछले साल की तुलना में रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत के लिए चिंता की एक बात यह है कि छोटा देश भारत का पड़ोसी जो भूटान है उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, 25वें स्थान पर है। चाइना में भी इंडिया से कम करप्शन है, हालांकि चाइना में करप्शन की वजह से कई लोगों को फांसी भी दे दी जाती है, तब भी चाइना में करप्शन है। आप देख रहे हैं उनकी रैंकिंग अच्छी नहीं है। भारत के पड़ोस में भूटान की सबसे अच्छी रैंकिंग है। आगे बढ़ते हैं, अगला। तो भारत को कौन सा रैंक मिला है? 85वां रैंक मिला है। डेनमार्क नंबर 1 पे है, साउथ सूडान सबसे बॉटम पे है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? देखिए प्रश्न संख्या 20। तो प्रश्न संख्या 20 है कि इन जनवरी 2022 thousands of truck drivers laid siege to the capital of which country to protest against the restrictions related to corona and compulsory vaccination। ठीक है, आपको पता होगा कि जनवरी 2022 में एक देश में खास करके उन ट्रक चालकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कंपलसरी कर दिया गया था उन ट्रक चालकों के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे सामान लेकर के ट्रकों को जाते हैं। और ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी कनाडा में। और कनाडा से यूएसए में बड़ी संख्या में ट्रक जाती है और आती है। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक आदेश जारी किया था जिसके तहत उन्होंने कहा था कि खास करके जो ट्रक चालक है, ठीक है, जो ट्रक चलाने वाले लोग हैं जो दूसरे देश भी जाते हैं, यूएसए जाते हैं, तो यूएसए में कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, जिसको लेकर के कि अनिवार्य रूप से कि उनके लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। और वैक्सीनेशन को ऐच्छिक बनाया गया है, लेकिन अनिवार्य किए जाने के का विरोध किया वहाँ पे और हजारों ट्रक चालकों ने फ्रीडम कॉन्वे निकाला। ठीक है, अब देख लीजिए कनाडा में हुआ था ये। तो कनाडा में हजारों ट्रक चालकों ने राजधानी का घेराव किया, प्रधानमंत्री के आवास का घेराव किया और 1 महीना तक ये टिके रहे। अनिवार्य टीकाकरण का ये विरोध कर रहे थे और कैपिटल जो कनाडा की ओटावा है उसको पूरी सड़कों को जाम कर दिया। प्रधानमंत्री को अपनी जान बचाने के लिए
किसी गुप्त जगह पे भागना पड़ा था। ये स्थिति हो गई थी, पूरी राजधानी को ट्रक चालकों ने घेर लिया था। वहाँ पे वो विरोध कर रहे थे कि नहीं, टीकाकरण हम नहीं कराएँगे कोविड का। ये जनवरी 2022 की बाद में मामले को सुलझा लिया गया। तो कनाडा में फ्रीडम कॉन्वॉय हुआ था और उसी के तहत एक मार्च निकाली गई थी, ट्रक के द्वारा प्रदर्शन के द्वारा जस्टिन ट्रूडो के आवास को घेर लिया गया था लगभग 1 महीना तक के लिए। ठीक है, तो ये कनाडा की घटना है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि कर्ज में डूबी हुई 2008-9 से ही फाइनेंशियल ईयर से ही लगातार एयर इंडिया, जो कि भारत सरकार की एक उपक्रम रही थी एक लंबे समय तक, ये कर्ज में थी और फाइनली ये बंद होने वाली स्थिति में थी। इसकी बोली लगाई गई और इसे एक भारत में एक औद्योगिक घराने ने खरीदा था। और यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन ये बनाया हुआ आप लोगों के लिए कि बताना है कि किस कंपनी ने अधिग्रहण किया था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टफ कर दिया है क्वेश्चन को। अडानी समूह है, रिलायंस ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है और उसके बाद जाकर के टॉल्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो यहाँ पे कर्ज में जो डूबी हुई एयर इंडिया है, इसकी बोली लगाई गई थी और इसकी बोली को जीतने का काम किया है टॉल्स प्राइवेट लिमिटेड ने। आपको आश्चर्य होगा कि ये कौन है, तो बेसिकली ये टाटा की ही एक सहायक कंपनी है। लोग टाटा को ही जानते हैं और आपको पता होगा कि रतन टाटा जी ने खरीदा है, तो सबको पता है टाटा। अगर थोड़ा सा टफ बना दिया जाए ऑप्शन, तो टॉल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी टाटा डायरेक्ट, टाटा की जो जितनी भी कंपनियां हैं उस कंपनी के अलग अलग कार्य होते हैं और अलग अलग कार्य के आधार पर उसके अलग अलग नाम होते हैं। टॉल्स प्राइवेट लिमिटेड एक अलग कंपनी है, टाटा की ही एक अलग कंपनी है जिसने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया है, उसे खरीदा है भारत सरकार को मूल्य चुका करके और अब ये एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी है एयर इंडिया। तो टॉल्स प्राइवेट लिमिटेड किसका भाग है? टाटा का भाग है। तो 27 जनवरी 2022 को 69 साल के बाद, अब 69 साल के बाद आधिकारिक रूप से क्यों कहते हैं? क्योंकि 69 ईयर पहले टाटा के ही द्वारा इस एयरलाइंस की स्थापना की गई थी। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने टाटा के इस एयरलाइंस का अधिग्रहण कर लिया था और बाद में फिर से ये टाटा कंपनी के पास ही आ गई। तो टॉल्स जो प्राइवेट लिमिटेड है वो कौन है? तो वो टाटा की एक अधिग्रहण वाली टाटा की ही एक कंपनी है जिसने एयर इंडिया का अधिग्रहण करके उसको नए सिरे से चलाने का फैसला किया है। होल्डिंग कंपनी है टाटा की टैलेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, टॉल्स ने टैलेस प्राइवेट लिमिटेड। आगे नेक्स्ट, अब टाटा समूह की बात करें तो टाटा समूह के पास कौन कौन सा हो गया? तो टाटा समूह ने इन्वेस्ट किया हुआ है विस्तारा में भी, उसमें अच्छी खासी भागीदारी उसकी है। एयर एशिया में भी भागीदारी है और एयर इंडिया भी। तो तीन तीन जो है वो एयरलाइंस जो है उसमें भागीदार है। ये तो खैर एयर इंडिया पूरी तरह से टाटा कंपनी के, विस्तारा और एयर एशिया में भी उसकी भागीदारी है, 100% हिस्सेदारी मिली हुई है। ठीक है, इन दोनों में टाटा समूह की विस्तारा एयरलाइंस में और एयर एशिया में भागीदारी है, परसेंटेज है और ये पूरी तरह से एयर इंडिया जो है वो पूरी तरह से अब टाटा कंपनी की हो गई है। किसका? तो टैलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या टैलेस प्राइवेट लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22 देखिए क्या है। तो प्रश्न संख्या 22 है यहाँ पे कि चुनाव आयोग के द्वारा क्या किया गया? तो जनवरी 2022 में नई सीमा किसके लिए तय की गई? के तहत अब संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी, यानी कि कोई लोकसभा का जब चुनाव होगा तो कोई प्रत्याशी कितना मैक्सिमम खर्च कर सकता है, एक्सपेंस कर सकता है, कितना मैक्सिमम खर्च कर सकता है, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव में अधिकतम खर्च की राशि को जो है उन्होंने तय कर दी है। हालांकि उससे ऊपर खर्च करने पे हो सकता है कि आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि चुनाव में गुप्त रूप से लोग कितना भी खर्च कर देते हैं, लेकिन पकड़े जाने पे उस पर कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग, क्योंकि ये बेसिकली अधिकतम जो निर्धारित किया गया है वो कितना किया गया है, यही क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम जो है वो कर दिया गया है 95 लाख। तो 95 लाख जो है कोई लोकसभा प्रत्याशी इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है, मतलब घोषित रूप से इससे ज्यादा खर्च कानूनी रूप से नहीं कर सकता है, नहीं तो इससे ज्यादा खर्च करने पे उस पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा कार्रवाई भी की जा सकती है। यह जनवरी 2022 में फैसला लिया गया है और लोकसभा में चूंकि महंगाई बढ़ी है इसीलिए यह राशि बढ़ा करके 95 लाख कर दिया गया है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो विधानसभा के लिए भी 40 लाख रुपया मैक्सिमम खर्च कर सकता है कोई भी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में। यह तय की गई है जनवरी 2022 में बढ़ते हुए महंगाई को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए यहाँ पे कौन सा, कि इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट।
ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों शामिल किया था ये मैं आगे आगे आप लोग को बताऊंगा। भारत के टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल कप्तान, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जनवरी 2022 में, जनवरी 2022 में अगर आपको याद होगा तो विराट कोहली ने क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट के कप्तानी से, ओडीआई और टी20 की कप्तानी ऑलरेडी पहले ही छोड़ चुका था, टेस्ट की भी कप्तानी विराट कोहली ने जनवरी 2022 में छोड़ दी और रोहित शर्मा को सौंप दिया गया बाद में बीसीसीआई ने। ठीक है, तो उसके दौरान विराट कोहली चर्चा में आ गए, और विराट कोहली चर्चा में आ गए तो स्वाभाविक रूप से विराट कोहली के बहुत सारे चीजें चर्चा में है, जैसे कि टी20 में भी सबसे ज्यादा रन है और भी बहुत सारे कारण है। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो उससे मैंने एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश की, भारत के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, ठीक है, कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली भारत के सबसे सफल कप्तान है। इन्होंने जनवरी में टेस्ट की कप्तानी छोड़ी है, और ये मैंने ये क्वेश्चन बनाया क्योंकि 40 टेस्ट में इन्होंने क्या किया है, भारत को जीत दिलाई है और भारत के सबसे सफल कप्तान है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है MS धोनी। पहले स्थान पर है, इंडिया में अगर देखें तो पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर विराट कोहली है, सेकंड स्थान पर MS धोनी। MS धोनी ने 27 टेस्ट जिताए हैं अपने लीडरशिप में इंडिया को, जबकि विराट कोहली ने 40 टेस्ट मैच जिताए हैं अपने कप्तानी में इंडिया को। भारत के सबसे एग्रेसिव टेस्ट कैप्टन माने जाते हैं, जिन्होंने परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा रिजल्ट दिए हैं, ज्यादा टेस्ट मैच खेलने के बावजूद। ठीक है, चलिए, और वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड में सबसे सक्सेस जो कैप्टन माने जाते हैं वो माने जाते हैं ग्रेम स्मिथ को। ग्रेम स्मिथ ने 53, साउथ अफ्रीका के कप्तान थे, ग्रेम स्मिथ ने 53 टेस्ट मैच जिताए थे साउथ अफ्रीका को। सेकंड स्थान पर है रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने 48 मैच जिताए थे। वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। तीसरे स्थान पर है स्टीव वॉ, उन्होंने 41 टेस्ट मैच जिताए थे, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। और चौथे स्थान पर विराट कोहली जो 40 टेस्ट जिताए हैं। तो वर्ल्ड के 4th मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली, वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल है स्टीव स्मिथ, और वर्ल्ड इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कप्तान अगर बात करें टेस्ट क्रिकेट में तो वो है कौन, विराट कोहली। ठीक है, सेकंड सबसे ज्यादा सक्सेस जो कप्तान है, सबसे ज्यादा 27 मैच जिताने वाले, वो है महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे एक रिकॉर्ड है कि आईसीसी के तीनों इवेंट, चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है, तीनों के तीनों जो आईसीसी के ट्रॉफी होते हैं वो जिताने वाले एकमात्र कप्तान है भारत के, और वो है महेंद्र सिंह धोनी। आज तक किसी कप्तान ने तीनों के तीनों आईसीसी के इवेंट्स नहीं जिताए हैं। ठीक है, तो धोनी के नाम पे भी बहुत सारे रिकॉर्ड है। टी20 का पहला वर्ल्ड कप भी धोनी के ही कप्तानी में जीता था भारत ने, क्या कि पहला ही वो वर्ल्ड कप था 2007 का ओवरऑल भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब है कि 2024 नंबर है क्वेश्चन नंबर कि आईपीएल 2022-23 का टाइटल प्रायोजक, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ गया। टाइटल प्रायोजक इससे पहले आपको पता होगा कि चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो को मिला हुआ था। ठीक है, और उसकी जगह पे अगर हम लोग बात करें, चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो को मिला हुआ था और उसकी जगह, ठीक है, वीवो को मिला हुआ था, देख लीजिए उसकी जगह पे कौन से समूह ने बोली जीती, तो टाटा समूह ने, टाटा ग्रुप ने ये बोली जीती थी। और आपको पता होगा कि टाटा कंपनी ने 2022 का जो आईपीएल जब हुआ था, आप लोगों ने मैचेस देखे होंगे, तो टाटा पंच ने एक नई गाड़ी, टाटा कंपनी ने एक नई गाड़ी लॉन्च की थी, टाटा पंच। उसी को एड में दिखाया भी जाता था बार बार, और टाटा कंपनी के द्वारा ही खरीदा गया है। बाइजू की बात करें तो बाइजू भारतीय क्रिकेटर्स की जर्सी पे नजर आते हैं, वो भारत की जो नेशनल टीम है उसका प्रायोजक है बाइजू। ठीक है, बाइजू कौन है, तो भारत इंडिया के जो नेशनल क्रिकेट टीम है उसका प्रायोजक है, उसका स्पॉन्सर है बाइजू। अन अकेडमी की बात करें तो अन अकेडमी सेकेंड स्थान पर और सेकेंड और थर्ड वाले स्थान पे थी आईपीएल में प्रायोजक में। ठीक है, लेकिन सबसे जो वेदांतु इसमें से नहीं है, टाटा ग्रुप फर्स्ट उसका टाइटल प्रायोजक था, जिसके नाम पे टाटा आईपीएल 2022 इसको कहा गया था। ठीक है, तो 2022 में टाटा और 23 में भी टाटा ही आईपीएल का प्रायोजक होगी, इससे पहले वीवो थी, वीवो का उसने स्थान लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया में जो जनवरी 2022 में हुई थी ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, तो उसमें पुरुष का एकल खिताब किसने जीता था। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 के पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में विजेता रहे थे द विनर्स इन द मेन सिंगल फाइनल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ए, राफेल नडाल। राफेल नडाल कहाँ के हैं, तो राफेल नडाल है स्पेन के, और इन्होंने, ठीक है,
राफेल नडाल कहाँ के? राफेल नडाल है स्पेन के, और इनके नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया, और वो रिकॉर्ड क्या जुड़ गया? ठीक है, दिमित्री मेदवेदेव को तो इन्होंने हराया था, फाइनल में इन्होंने हराया था रूस के दिमित्री मेदवेदेव को। इनके साथ एक और रिकॉर्ड जुड़ गया, इन्होंने विश्व के ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिंगल्स में एकल ग्रैंड स्लैम यानी अकेला में सिंगल्स में 21, पुरुष सिंगल की बात करें तो 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और सबसे ज्यादा एक और रिकॉर्ड इनके पास है, वो है सबसे ज्यादा संख्या में फ्रेंच ओपन जीतने का भी रिकॉर्ड किसके पास है? तो राफेल नडाल के पास है। राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के पुरुष खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है, और एकल में सिंगल्स मेंस की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम यानी 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और फ्रेंच ओपन भी सबसे ज्यादा इन्हीं के नाम है जीतने का। महिला एकल की बात करें, वुमेन सिंगल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जीती है एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने अमेरिका के किसको हराया है? डेनियले कॉलिंग्स को हरा करके। तो पुरुष एकल जीता था जनवरी 2022 में किसने? तो स्पेन के राफेल नडाल में। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था 21 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल में जीतने का। उसके साथ ही अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी जो है वो वुमेन्स सिंगल जीती है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में। आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए जनवरी में कितने न्यूज जब कंपाइलेशन होने के बाद एक साल के बाद जब उस न्यूज को देखा जाता है तो कई जो डेली हम लोग जो बेकार वाले ऐसे न्यूज पढ़ते हैं जो डेली हम लोग बड़ी संख्या में पढ़ लेते हैं, उसका बाद में कोई उपयोगिता उसकी नहीं रह जाती है, उसका कोई यूज नहीं रह जाता है, क्योंकि कुछ महीनों के बाद, ठीक है, कुछ मंथ के बाद क्या होता है देखिए, तो कुछ मंथ के बाद उस न्यूज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो जनवरी 2022 में अगर बात करें तो यहाँ पूछा है कि भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ग्रैंड मास्टर एक प्रतिष्ठा होती है, आपको पता होगा, उसमें दिया जाता है, क्या कहते हैं उसको, चेस में दिया जाता है। तो भारत के जो 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के हैं। देख लीजिए, युवा है, ठीक है, एक बहुत ही कम उम्र के हैं, और भरत सुब्रमण्यम जो है वो 73वें भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है, यानी रिकॉग्नाइज्ड एक तरह से इंटरनेशनल चेस प्लेयर बना है। आगे तो ये कुल मिलाकर के सारे न्यूज थे जनवरी 2022 में, इतने न्यूज थे जो आपके लिए जरूरी है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारा थीम है, हमारी जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग ये है कि आपको वीकली करंट अफेयर्स का यहाँ पे फ्री सेशन मिलेगा इस चैनल पे। तो जो स्टूडेंट्स सब अभी इनको देखेंगे या देख रहे हैं वर्तमान में, वो सभी के सभी क्या करेंगे, तो आप सेशन को लाइक कर दें। अगर आपको का कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव को दे सकते हैं। उसके अलावा आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप न केवल सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी, और नोटिफिकेशन ऑन होने का मतलब होगा कि जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ये करंट अफेयर्स की जो सीरीज होगी ये पूरी तरह से फ्री होगी आप लोगों के लिए, और इसके साथ साथ आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जो कंटेंट है, जो क्लासेस होगी आपकी, जो भी क्लासेस चलेगी, चाहे वो करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स की भी अलग से एक सीरीज आने वाली है। जैसे एग्जाम आएगी नज़दीक, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की भी एक सीरीज शुरू करेंगे हम लोग। और उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स जनरल स्टडी के होते हैं, सबके ऑब्जेक्टिव के मैराथन भी इस चैनल पे आपको बहुत जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। सारे के सारे जो क्लासेस होगी उनके PDF फॉर्म में जो उनके कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम का हमारा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और हमारे टेलीग्राम का जो चैनल का जो लिंक है, हालांकि उसका नाम भी सेम है, JH एजुकेशन के ही नाम से वो होगा, आपको मिल जाएगी। और अगर उसको ढूंढने में दिक्कत होगी, चूंकि अभी कम सब्सक्राइबर है तो ढूंढने में दिक्कत होगी, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप उसके अलावा मोटिवेशनल वीडियोस के लिए या अन्य इंफॉर्मेशंस के लिए आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी का भी लिंक, उसके अलावा इंस्टाग्राम के अलावा अगर बात करें तो जो यूट्यूब चैनल का ये क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम के लिंक के अलावा अगर बात करें तो आपको जो अन्य लिंक है, जैसे हमारा एक फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पेज का भी नाम JH एजुकेशन ही रखा गया है। तो फेसबुक पेज पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारा मिल जाएगा, उसको भी आप लाइक कर देंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इसके भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे।
पे मिल रही है आपको, नीचे आप क्लिक कर सकते हैं। और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक, जहाँ पे रेगुलर जितने भी क्लासेस हमारी होगी, लेक्चर्स होगी, उनके फ्री कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में आपको वहाँ से मिल जाएँगे, जिसे आप डाउनलोड करके आप उसका मल्टी टैब रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है? तो 2022 की एक बार 2022 खत्म हुई है और 2023 की शुरुआत हुई है। तो नए साल की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। हम लोग सभी लोग मिलकर के एक संकल्प लेते हैं, हौसला हमें नहीं हारना है। 2023 को हमें एक उम्मीद का वर्ष बनाना है, एक आशा का वर्ष बनाना है, एक ऐसा वर्ष जिसमें सफलता के लिए आप देखें तो फरवरी 2022 में बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। मई में और जून में यूपी पीसीएस और आईएएस के एग्ज़ाम होने वाले हैं। 3-3 बड़े एग्ज़ाम जो है वो आईएएस और पीसीएस के हमारे सामने हैं। तो हमें पूरे साल भर हौसला बना करके रखना है, हमें हौसला नहीं हारना है। और अंत में मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आपके अंदर ही क्षमता है, उसी क्षमता को आपको पहचान करके आगे आपको बढ़ना है। और आप लोगों के लिए मैं 2 लाइनें ये कहूँगा कि न पूछो कि मेरी मंज़िल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंज़िल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंज़िल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। नहीं हारूँगा हौसला मैं अब कभी, मैंने ये खुद से वादा किया है। तो खुद से आपको ये वादा करना पड़ेगा, पूरे साल भर अपने हौसला को बनाए रखें, अपने हिम्मत को बनाए रखें, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और आगे जितनी भी अपॉर्च्युनिटीज़ है, उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। आपके इस प्रोसेस में एक छोटी-सी भागीदारी हमारी भी होगी, जेएच एजुकेशन की भी भागीदारी होगी। तो जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले सप्ताह एक और नए कंटेंट लेकर के, फरवरी 2022 के न्यूज़ को लेकर के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।